गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। तो आई होप आपने जो तीनों डेमो क्लासेस जो हैं वो देख ली होंगी और आज से हम जो है जो हमारा पॉलिटी का जो मॉड्यूल है, आज से जो आपका पॉलिटी का जो मॉड्यूल होगा वो रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने अपनी पिछली क्लासेस जो हैं वो कवर की थी, वैसे ही ये वाली क्लास जो है ये वाला मॉड्यूल जो है वो हम वैसे ही उसी तरीके से फिनिश करेंगे। मैं आपको जो नोट्स जो हैं वो साथ के साथ मैं आपको सेंड करता जाऊंगा और उसके अलावा उससे पहले मैंने आपको जो बुक्स जो है इससे रिलेटेड वो बतानी है और जो बुक्स मैं आज आपको बताऊंगा इनके जो वो हैं आपके अमेजॉन लिंक्स जो हैं वो आपको आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, आज की जो क्लास होगी आपकी वो मेंस और प्री पर्सपेक्टिव से होगी। दो टॉपिक्स जो हैं आज हम मेंस के कवर करेंगे। एक टॉपिक आपका कवर करेंगे हम लॉ ऑफ द लैंड, सेकंड टॉपिक कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और जो थर्ड टॉपिक होगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो थर्ड टॉपिक होगा वो आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। जो शुरू के दो टॉपिक्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और जो लॉ ऑफ द लैंड वो आपका मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे क्लास शुरू करने से पहले अपनी जो बुक्स जो हैं वो आप देख लो, जो हमें स्पेशली इस मॉड्यूल के लिए जो आपके लिए बुक्स जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो है इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये वाली बुक है, मेरे पास इसका 4th एडिशन है। ठीक है, जो लिंक मैं आपको मेंशन करूंगा वो आई थिंक लेटेस्ट एडिशन होगा, अभी आई थिंक 6 या फिर 7th एडिशन जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो वो जो लिंक होगा उसमें लेटेस्ट एडिशन जो है वही आपको वहां पे आपके लिंक में शो हो रहा होगा। ठीक है, सेकंड बुक जो है ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए है। सेकंड बुक जो है ये आपकी ये होगी क्या कहते हैं इंडियन पॉलिटी, ये क्वेश्चन बैंक है वीपी गिरी का, विनय जीबी का। ठीक है, तो ये विनय जीबी का है और सेम ये है ये ऑब्जेक्टिव है इंडियन पॉलिटी, ये भी इसमें भी क्वेश्चन बैंक होगा आपका, ये है लक्ष्मीकांत का। ठीक है, दोनों टाटा मैग्रो पब्लिकेशन की बुक्स हैं। दोनों के लिंक्स जो है वो आपको जो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगी उसमें आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो हमारी इंस्टीट्यूट वाली बुकलेट है वो मैं आपको कल की क्लास में जो है वो दिखा दूंगा। ठीक है, आपकी जो क्लास है वो इस तरीके से चलेगी। एक मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, एक टॉपिक हमारा कवर हो चुका है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि आपको नोट्स जो है वो किस तरीके से बनाने हैं। तो ये जो अब आपका पॉलिटी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो इसको आपको अब करंट से किस तरीके से लिंक करना है पहले तो वो समझ लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस तरीके से हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया हुआ तरीका कि अपनी जो आपकी जो शीट है उसको ऐसे डिवाइड कर लेना है आपको। मान लो ये आपकी शीट है तो उसको ऐसे डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे आपका जो करंट पार्ट है वो चलता रहेगा और यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ भी न्यूज में आता है तो उसको आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। जैसे कि अब जैसे हिजाब बैन वाला मुद्दा जो है वो चल रहा है, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या कहता है या हाई कोर्ट ने उसके ऊपर क्या जो हाई कोर्ट की हियरिंग में उन्होंने क्या बात की है। अब क्योंकि ये जो है ये आपका राइट टू रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब जहां पे आप राइट टू रिलीजन कवर करोगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स जब हम कवर करेंगे तो वहां पे इस चीज को यहाँ पे जो भी आपका उससे रिलेटेड करंट में आता है उसको यहाँ पे नोट डाउन करते रहना। जैसे गवर्नर का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा चल रहा है, तो गवर्नर पे जब यहाँ पे आप इस वाली साइड पे जब आप गवर्नर कवर करोगे तो इस वाली साइड पे आप उस मुद्दे से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर में जो कुछ भी आता होगा उसको इस साइड पे आपको नोट करते जाना है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, जब लास्ट टाइम जो 2020 का जो पीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था ना, स्पेशली पीपीएससी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि जो हमने स्टैटिक पार्ट में कवर किया था ना, उससे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस ही आए थे पॉलिटी में। और जनरली पॉलिटी के साथ ऐसा नहीं होता है। पॉलिटी से यूपीएससी में 18 से 19 क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पॉलिटी से आते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ था पीपीएससी में, क्या हुआ कि सिर्फ 2 से 3 जो थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और ज्यादा क्वेश्चंस जो थे वो आपके जो करंट अफेयर्स था उससे रिलेटेड थे। तो जो पीपीएससी है उसने अपना ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी चेंज कर दिया। और जो पिछले आपने एग्जाम्स दिए होंगे, जैसे आपका नायब तहसीलदार वाला एग्जाम हो गया या कुछ बच्चों ने एडीए का एग्जाम दिया होगा, क्योंकि हमारा ये जो बैच होगा ये जुडिशरी वाले बच्चों के लिए भी है। दूसरा जुडिशरी वाले बच्चों के लिए मैं ये बता दूं कि मैं ये जो हमारा बैच चलेगा ना, ये प्री और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से चलेगा। तो इसमें मैं कुछ आंसर्स जो है वो भी लिखने के लिए बच्चों को दिया करूंगा। आप लायबल नहीं हो कि आपको उन आंसर्स को लिखना है, लेकिन अगर आप लिखोगे तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो भी होगी, क्योंकि आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। आपका जो सिलेबस होता है ना मेंस वाला वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन आपका जो प्री वाला पेपर होता है ना उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो आपको जो मेंस वाले मैं क्वेश्चंस दूंगा वो आप उसके लिए लायबल नहीं हो, आप चाहो तो ना भी लिखो, ठीक है। और उसके अलावा मैं कुछ चीजें बताऊंगा जैसे कि ये स्पेशली आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने फिर ऐसे नहीं करना है कि जो मेंस पर्सपेक्टिव वाली चीजें होंगी उनको आपको छोड़ना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप अपना आंसर लिखते हो ना, मेंस वाला आंसर लिखते हो, या सिविल लॉ में कुछ आंसर लिख रहे हो, या क्रिमिनल लॉ में कुछ आंसर लिख रहे हो, या कहीं पे भी कुछ ना कुछ आंसर लिख रहे हो, तो उसको आपको क्या करना होता है, कोशिश किया करो कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट किया करो, फंडामेंटल राइट से रिलेट किया करो। ये आपको आपकी बहुत सी इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन जो है उनको आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसको मैचअप करके ना उसको उस तरीके से उसका कंक्लूजन आपको देना होता है। तो वो तभी दे पाओगे जब आप प्री और मेंस की दोनों कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लासेस है ना, दोनों एक साथ लगाओगे। उसके अलावा ये जो हमारी क्लास होगी, पीपीएससी में एक टॉपिक होता है पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी भी इसी के अंदर ही मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपका क्या चलेगा, ये जो मॉड्यूल होगा प्री मेंस और जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट होगा वो इसी में कवर होगा, ठीक है। उसके अलावा लॉ वाले बच्चे भी जो हैं उनके लिए भी बता दूं कि आपको भी पॉलिटिकल थ्योरी में से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि लिबरलिज्म का कंसेप्ट किन्होंने दिया था, ठीक है। तो वो सारी बातें जो है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं साथ के साथ आपको करवाता रहूंगा, ठीक है। तो वो हम इस क्लास में इस तरीके से ये जो आपका सिलेबस है या इस तरीके से सारा जो आपका मॉड्यूल है वो चलेगा। उसके अलावा नोट्स पे आ जाते हैं। आपने पिछली डेमो क्लासेस जो है वो लगा ली होंगी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मैंने आपको साथ के साथ जो नोट्स जो है वो आपको सेंड कर दिए थे, ठीक है। ये जो मॉड्यूल होगा इसमें कोई भी हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे। जैसे पिछली क्लासेस में जो है या पिछले मॉड्यूल्स में आपको हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाते थे, इसमें हैंड रिटन नोट्स जो है वो नहीं प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको प्रिंटेड नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दिए जाया करेंगे, ठीक है। जैसे ही टॉपिक कवर हुआ करेगा, जो नोट्स होंगे वो आपके पास पहले आ जाया करेंगे, ठीक है। तो नोट्स आपके पास पहले पहुंच जाया करेंगे और आपको क्या करना है, जब आपको आपकी क्लास लगानी है तो आपको उन नोट्स को साथ में एक बार रीडिंग मार लेनी है क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है। एक रीडिंग तब मार लेनी है, दूसरा जब आपकी क्लास चलेगी तब आपको क्लास को सुनना है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से उन्हीं नोट्स की दोबारा से रीडिंग मारनी है, ठीक है। और जब क्लास को सुनना है साथ साथ अपने नोट्स जो है वो बनाने, खुले खुले नोट्स बनाने हैं। और जो कुछ भी मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में जो कुछ भी नोट्स भेजूंगा, जो उसमें आपको लगेगा कि रेलिवेंट है, उसको वहां पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। रेलिवेंट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी कुछ मैं लिखवाऊंगा वो सफिशिएंट होगा, ठीक है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ भी रेलिवेंट लगेगा तो आपको वहां पे लिख लेना है। जैसे आज की क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको ऑलरेडी पहुंच चुके हैं आपके पास, ठीक है। अब नोट्स पहुंच जाएंगे। अब जैसे जो हमने फर्स्ट क्लास लगाई थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो उसके साथ ही आपको जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो थे वो भी आपके पास पहुंच गए थे। तो सेम आज वाली क्लास के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक है। क्लास लगाने के बाद आपको क्लास लगानी है और उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस को जो है वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो सादा सिलेबस है वो चलेगा और जो करंट अफेयर्स है उनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपका जो एग्जाम जो आपसे क्लियर होगा ना वो करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही क्लियर होना है, ठीक है। जो ये चीजें होती है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको बनाने के लिए होती है। और ये जो क्लासेस होती है ना, सारा मेंस जो पेपर होता है वो इन्हीं क्लासेस में से आता है, ठीक है। तो ये जो क्लासेस है दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री क्लियर करोगे तो मेंस में बैठोगे। ये क्लास जो है उसका लगाने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो करंट में चल रहा है ना आप उसको समझ सको, ठीक है, कि किस तरीके से वो आपसे मेन से रिलेटेड है। मान लो गवर्नर चल रहा है, ठीक है। तो अब ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना कि कौन से गवर्नर को किसने हटाया या कौन सा गवर्नर जो है वो न्यूज में है। ऐसा क्वेश्चन ना कभी आया ना ही कभी आता है, ठीक है। लेकिन उससे रिलेटेड जो आपके स्टैटिक का पार्ट होता है ना कि गवर्नर की पावर्स क्या होती हैं, गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो पता चलेगा वो इन्हीं क्लास से पता चलेगा, ठीक है। तो जो चीज आपको आनी है वो आएगी इसी क्लास में से, लेकिन उसको गैस करने का तरीका आपको कहां से पता चलेगा, वो पता चलेगा आपको करंट अफेयर से, ठीक है। तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना जो टॉपिक है आपका वो है लॉ ऑफ द लैंड। इसको टेबल को एज इट इज ही बना लो, लॉ ऑफ द लैंड। सबसे पहला आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड आता है आपका कि लॉज कौन कौन से होते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होते हैं ऑलरेडी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं उन्होंने लिख दिए हैं। लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, ये स्टेट भी हो सकती है और सेंट्रल भी हो सकती है, ठीक है, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव।
ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव लॉज बनाती है। एक मिनट, इसमें सिर्फ पार्लियामेंट वाली आएंगे। थर्ड है आपके एग्जीक्यूटिव। फोर्थ है आपके लॉज बाय लोकल बॉडीज। और फिफ्थ है आपके कस्टमरी लॉज। और कुछ क्लासेस जो है हमारी शुरू की, एक या दो क्लासेस जो हैं, ये क्लास 2 है आपकी, ठीक है, क्लास 2। इसकी हेडिंग दे लेना, इसकी जो मेन हेडिंग है जो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपका मेंस वाला पार्ट चल रहा है। अभी फिलहाल थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूं इसके बारे में कि ये जो है ये क्या होती है, ठीक है। दूसरा आपको इसको समझने के लिए थोड़ी सी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है इन सब चीजों की होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है पॉलिटी स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उनको फिर ये समझ में नहीं आता कि स्टैट्यूटरी लॉज जो होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती हैं। देन कुछ बॉडीज जो होती हैं जिनको सिर्फ एग्जीक्यूटिव द्वारा जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो आज की क्लास में आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी। जैसे जैसे हमारी क्लासेस जो है वो आगे बढ़ती जाएंगी वो चीजें भी जो है आपको और ज्यादा क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो जब हमारा ये जो क्या कहते हैं जो पिछली क्लास थी वो मैंने आपको 1947 तक जो जितने भी लॉज जो थे हमारे वो मैंने आपको कवर करवा दिए थे कि किस तरीके से एक्ट्स वगैरह जो है वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या होता है 15 अगस्त को हमारा देश जो है वो आजाद हो जाता है, ठीक है, 1947 को। उसके बाद ये जो होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, ठीक है। वो किस तरीके से वो सारी चीजें जो है वो प्ले में आती हैं वो आज की क्लास का जो थर्ड पार्ट होगा ना उसमें मैं आपको करवाऊंगा कि किस तरीके से वो सारी चीजें जो है असल में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की शुरुआत जो हो जाती है ना वो 1935 में पहली बार कह दिया जाता है कि इंडिया का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो वहां से इसकी शुरुआत जो है वो हो जाती है, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे चलता है आगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ भी ब्रिटिश वालों का कुछ भी कंट्रीब्यूशन हो, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमें किसी तरीके से क्रिटिसाइज करें कि आपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बनाने लगे थे तो फिर यहाँ पे ब्रिटिश वालों की हेल्प लेने की क्या जरूरत थी, ठीक है। उन्होंने हमारे ऊपर 250-300 साल जो है वो राज किया और उसके बाद भी आप जाके जब कॉन्स्टिट्यूशन एक भारत देश का, भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा था तब आपने दोबारा से इनकी मदद जो है वो लेनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा फ्यूचर जनरेशन जो है वो हमारी पिछली जनरेशन को या इनको जो है हमारे नेता जो थे उस टाइम पे उनके ऊपर ऐसे सवाल जो है वो ना उठा सकें। या दूसरा, देशभक्ति की भावना भी उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा थी क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसी चीज जो हम भारत के लिए बनाने जा रहे हैं और वो सिर्फ भारतीयों के लिए होगी, भारतीयों के लिए बनाने जा रहे थे, तो उसमें भी किसी भी तरीके की जो बाहर की जो सहायता थी वो हम नहीं लेना चाहते थे। इसी वजह से जो जवाहरलाल नेहरू जो है वो चाहते थे कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बने वो उसको इंडियंस ही बनाएं, ठीक है, और वो इंडियंस के लिए ही बने और इंडियंस ही बनाएं उसको। अब आते हैं वापस इस पे, लॉ ऑफ द लैंड क्या चीज होती है। तो जो लॉ बनता है ना वो अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब ये होता है कि ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो स्टेट होगी ना, स्टेट, अच्छा, जब भी पॉलिटी में स्टेट की बात आती है ना तो पॉलिटी में स्टेट का मतलब होता है देश, ठीक है। तो कंट्री को ही पॉलिटी में स्टेट कहा जाता है, ठीक है। आईआर में भी पढ़ोगे, जब भी जहां पे भी स्टेट लिखा होगा ना तो स्टेट का मतलब होगा कंट्री, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पे, तो क्या कहते हैं दूसरा, जब मैं स्टेट्स बोलूँ ना तो उसका मतलब होगा राज्य, और जब मैं स्टेट बोलूँ तो उसका मतलब होगा कंट्री, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा समझ लेना इस चीज को। तो जो हमारा, हाँ, हम आते कि जो आपका ये होगा ना, जो आपकी स्टेट होगी उसको लोगों की भलाई के लिए काम करना होगा, ठीक है। तो ये किसमें लिखा हुआ है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज होगी वहां पे लिखा हुआ है। उसके अलावा जब ये जो आपके लॉज वगैरह बनाए जाएंगे तो कोई एक आदमी जो है उसके पास जो है पावर जो है वो इकट्ठी ना हो जाए, तो इस वजह से उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगानी थी। जैसे आपको जो है आर्टिकल 19 के तहत आपको राइट टू फ्रीडम दिया जाता है, लेकिन आपके राइट टू फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी देश के खिलाफ भी बोलो, ठीक है। तो वो चीज जो है उसके ऊपर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई है। तो जहां पे आपका जो देश है, जो आपकी स्टेट है, वो आपको फ्रीडम प्रोवाइड करवाती है, वहीं पे आपकी जो फ्रीडम जो है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी जो है वो लगाई जाती है। जैसे
राइट टू मूव फ्रीली, ठीक है, तो ये हमारा ये है आर्टिकल 19 के तहत ये हमें राइट दिया हुआ है। लेकिन अब राइट टू मूव फ्रीली का मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाओ, ठीक है, तो वो चीजें जो है वो साथ ही में जब आपको कोई ना कोई वो दिया जाता है, कोई ना कोई राइट दिया जाता है, तो साथ में उसी के साथ आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती है, ठीक है। तो वो सारी जो चीजें जो हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करवाता है, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, या जो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अलावा हमारी जो डीपीएसपीज जो है या फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, वो सब कुछ जो हमें प्रोवाइड करवाया हुआ है, या जिन राइट्स के थ्रू प्रोवाइड करवाया हुआ है, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया आर्टिकल 21A, ठीक है, वो सारी चीजें जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनवाए गए हो या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हो, उन राइट्स को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है। एक चीज ये हो गई। सेकंड आते हैं लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। लॉ मेड बाय पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है लेकिन पार्लियामेंट ने उसको बना दिया, ठीक है। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, तो बहुत सी चीजें ऐसी छोड़ दी जाएंगी कि स्टेट जो है उसके ऊपर अब खुद से फैसला ले, ठीक है। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी कि जो स्टेट जो है उसके ऊपर खुद से फैसला ले सकती है, जैसे कि ये आपका जीएसटी था, ठीक है, तो जीएसटी को पहले पास करवाया गया किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें जो है इस तरीके के जो लॉज जो है ये आपके इसमें आ जाते हैं, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। और ये स्टेट की पार्लियामेंट भी हो सकती है और सेंट्रल पार्लियामेंट भी हो सकती है, ठीक है। स्टेट की पार्लियामेंट जैसे पंजाब पार्लियामेंट होगी, दिल्ली की पार्लियामेंट होगी अपनी, ठीक है, दिल्ली में हाउस क्या कहते हैं, ये है आपकी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसकी भी अपनी पार्लियामेंट है, ठीक है, उसकी अपनी लेजिस्लेचर है। तो जो भी ये सब इसके द्वारा पास किए जाएंगे, लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए जाएंगे, उनको आपका कह दिया जाएगा कि लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। और वो स्टेट लेजिस्लेचर भी हो सकती है और सेंट्रल लेजिस्लेचर भी हो सकती है। इन सारे लॉज को क्या कहा जाएगा? स्टैट्यूटरी लॉज, STATUATORY, स्टैट्यूटरी लॉज। स्पेलिंग में चेक कर लो एक बार, STATUTARY, स्टैट्यूटरी लॉज, ठीक है। तो इनको आपका स्टैट्यूटरी लॉज कह दिया जाएगा। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्या करते हैं? उससे पहले जो चीजें बच्चों को कंफ्यूज करती हैं वो समझ लो कि सबसे पहले लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जुडिशरी का मतलब तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये तीन पिलर्स जो हैं, ये हमारी इसकी डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स इनको माना जाता है, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी तो समझ गए, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा आपका? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और जितने भी बाकी सारे जो कोर्ट्स होते हैं वो आपके आ जाते हैं जुडिशरी में, ठीक है। देन आते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में फर्क क्या होता है, ठीक है, वो समझो आज। लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स भी होते हैं और बीजेपी के कैंडिडेट्स भी होते हैं, आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स भी होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं, कुछ दूसरी पार्टीज जो है सपा हो गया, बसपा हो गया, उन सबके कैंडिडेट्स भी जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेचर में कौन लोग जाते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर में बैठते हैं एमपीज आपके। अगर तो स्टेट की सेंट्रल लेजिस्लेचर है तो एमपीज होंगे, आपकी स्टेट की लेजिस्लेचर है तो स्टेट मतलब जो नॉर्मल स्टेट्स, ठीक है। ये सेंट्रल की लेजिस्लेचर में आपके जाएंगे एमपीज, जिसका मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा में आपके जाएंगे एमपीज। जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो होती है पर्टिकुलर स्टेट की, जैसे पंजाब की, ठीक है। तो पंजाब में कौन कौन सी पार्टीज हैं? एक है कांग्रेस, दूसरी है अकाली, तीसरी है आप, APP या AAP जो भी है, ये अकाली, ये कांग्रेस, ठीक है। तो इसकी लेजिस्लेचर में ये तीन लोग होंगे, बीच में इंडिपेंडेंट भी होंगे, ठीक है। बेसिकली जो भी इलेक्शन जीतेगा, सीट जीतेगा, वो लेजिस्लेचर में जाके बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेंबर किसके होंगे? कांग्रेस के भी होंगे, जो वहां पे इलेक्शन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन जीतते होंगे, बीजेपी के भी होंगे, ठीक है। और जो अगर कोई इंडिपेंडेंट जीता होगा तो वो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग जाते हैं। अब एग्जीक्यूटिव में कौन लोग होते हैं? एग्जीक्यूटिव में बेसिकली होते हैं जो पार्टी जीत जाएगी, ठीक है। जो पार्टी, मान लो यहाँ पे सेंटर में कौन जीता हुआ है? बीजेपी, तो यहाँ पे कौन होगी? बीजेपी एग्जीक्यूटिव में। यहाँ पे कौन जीता हुआ है? आपकी स्टेट में। यहाँ पे अंदर मेंबर्स किस के होंगे? बीजेपी के, ठीक है। इसमें भी हो सकता है, नहीं, इनको तो शायद कोई सीट ही नहीं मिली थी, हो सकता है एक आध अकाली मेंबर जीता हो, ठीक है, एक आध कांग्रेस का मेंबर जीता हो, और ज्यादातर तो यहाँ पे आपके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके आ जाते हैं लेजिस्लेचर में। अब एग्जीक्यूटिव में आते हैं, तो बीजेपी विनिंग पार्टी है, तो बीजेपी के मेंबर यहाँ पे होंगे, प्रधानमंत्री होगा, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है।
और जब एग्जेक्टिव करवाएंगे फिर अच्छे से बताऊंगा कि एग्जेक्टिव में और क्या क्या होता है। यहाँ पे स्टेट की एग्जेक्टिव में कौन कौन होगा, आपके मेंबर्स जो हैं वो होंगे और सीएम होगा और गवर्नर होगा, ठीक है। तो ये होगा स्टेट एग्जेक्टिव का पार्ट। देन यहाँ पे लेजिस्लेचर में वही आपका हाई कोर्ट हो जाएगा और जो छोटे दूसरे कोर्ट्स जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। अब फर्क क्या होता है दोनों में, यहाँ पे वो सारे मेंबर बैठते हैं जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आते हैं, वो मेंबर्स बैठते हैं। एग्जेक्टिव में कौन बैठते हैं, जो बेसिकली जो आपकी सीएम की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो बेसिकली आपके एग्जेक्टिव का पार्ट होते हैं, या फिर जो आपकी कैबिनेट जो होती है वो आपकी एग्जेक्टिव का पार्ट होती है, ठीक है। तो जो मेन आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो गया या फिर जो आपका हो गया होम मिनिस्टर हो गया, वो सारे होते हैं एग्जेक्टिव का पार्ट। देन आपका प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एग्जेक्टिव का पार्ट होता है। देन जो आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जेक्टिव का पार्ट होता है। सेम यहाँ पे जो आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर हो गया या फिर जो आपका डिफेंस नहीं, होम मिनिस्टर हो गया, आपका फॉरेन मिनिस्टर हो गया, यहाँ पे फॉरेन और डिफेंस दोनों आएंगे, ठीक है। वो सारे जो है वो आपके यहाँ पे बैठते हैं। अगर तो स्टेट के हैं तो स्टेट की एग्जेक्टिव में बैठेंगे, अगर सेंटर के हैं तो सेंटर की एग्जेक्टिव में बैठेंगे। देन यहाँ पे पीएम बैठेगा, यहाँ पे सीएम बैठेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, यहाँ पे गवर्नर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जेक्टिव का पार्ट। अब दोनों के काम क्या होते हैं, कोई भी लॉ बनाना है ना तो उसको पहले यहाँ पे पास करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पास क्यों करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे उस लॉ को पास करवाया जाता है, वो जब लॉ बन जाता है इनका काम होता है उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, ठीक है। और देन इनका काम ये देखना होता है कि वो जो लॉ है वो ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों का ये मेन काम होते हैं, ठीक है। ये कोई ना कोई लॉ बनाते हैं और देन उस लॉ को पास करवाया जाता है। पास करवाना भी जरूरी होता है। किस तरीके से पास होता है, तीन तरीके होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, जो आपकी सिंपल मेजॉरिटी, दूसरी स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी विद 50% ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो तीन तरीके होते हैं उसके, आगे की क्लासेस में वो भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो हुए इस तरीके से आपका जो लॉ है वो बनता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो इलैबोरेटली भी जब हम पार्लियामेंट करेंगे तब आपको दोबारा से ये चीजें जो है वो मैं कवर करवा दूंगा। वहां पे अच्छे से बताऊंगा कि एमपी कौन होता है, एमएलए कौन होता है, एमएलसी कौन होता है, ठीक है। और उसके अलावा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों का क्या क्या काम होता है, किस तरीके से इंडिपेंडेंट होती है, किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर ये रखती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया स्टैट्यूटरी लॉज किस तरीके से बनेंगे। यहाँ पे जो लॉ है वो पास होगा, एग्जीक्यूटिव जो है देन फाइनली प्रेसिडेंट जो है उस पे अपना असेंट दे देंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगी और वो जो लॉ है वो बन जाएगा, ठीक है। तो वो कहलाएगा आपका स्टैट्यूटरी लॉ। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ये होते हैं जो एग्जीक्यूटिव में जो बंदे बैठे होते हैं ना, बेसिकली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है अगर वो कोई भी लॉ जो है उसको पास करवाए बिना कोई ऑर्डर जो है वो पास कर दे, ठीक है, ऑर्डर पास कर दे। जैसे प्रधानमंत्री ने अभी पिछले कुछ सालों में जो है इन्होंने वो कर दिया था, नोटबंदी जो है वो करवा दी थी, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो चीजें होती है आपकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में आती है, ठीक है। कि प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा बिल जो है वो ना लेके आए, कि कोई बिल तो नहीं ना पास हुआ था कि पुराने नोट जो है अब से बंद हो जाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री एकदम से उनको क्या कहते हैं मन की बात करनी थी तो वो आए सामने और उन्होंने बोल दिया कि 500 और जो 1000 के नोट है कल से बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चीजें जो होती हैं वो आती हैं आपकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में, ठीक है। देन ये आते हैं लॉज मेड बाय लोकल बॉडीज। अब लॉज मेड बाय लोकल बॉडीज में बेसिकली आपकी आती हैं एक तो पंचायती राज बॉडीज जो है वो हो गई, ठीक है, और दूसरी जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं जैसे आपकी म्युनिसिपैलिटीज वगैरह होती हैं वो सारी इसमें आती हैं, ठीक है। तो अगर ये लोग जो है कुछ लॉ बनाए तो उसको कह दिया जाएगा लॉज मेड बाय लोकल बॉडीज, ठीक है। देन फाइनली आपके आ जाते हैं कस्टमरी लॉज। कस्टमरी लॉज जो होते हैं वो लॉज होते हैं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ऐसी चीज जो है वो होनी चाहिए लेकिन वो होती है। फॉर एग्जांपल प्रो टर्म स्पीकर जो है एक टर्म होती है, पार्लियामेंट करोगे तब भी बताऊंगा वो प्रो टर्म स्पीकर जो है वो क्या होती है। प्रो टर्म स्पीकर जो होता है वो असल में कस्टम जो है वो ये रखी गई है, प्रो टर्म स्पीकर छोड़ो सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं। जनरली ये जो है कस्टम बना हुआ है कि जो आपका सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा, उन्हीं को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगा दिया जाएगा। ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं गया है लेकिन जनरली ऐसा होता आ रहा है, ठीक है। और अगर ये लॉ जो है वो टूट जाएगा तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जब से ये वाली सरकार रही है तो इन्होंने ये लॉ जो है एक दो बार तोड़ा भी है, ठीक है।
उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। बेसिकली जो चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, कहीं पे भी लॉ में नहीं लिखी हुई है, लेकिन वो चीज जो है वो होती आ रही है, उस चीज को कस्टमरी लॉ कह दिया जाता है, ठीक है। मतलब वो कस्टम है या कन्वेंशन है, ठीक है, तो उस वजह से वो चीज जो है वो होती आ रही है, तो इसी वजह से वो सारी चीजें जो है वो आपके कस्टमरी लॉज में आ जाती है, ठीक है। आई होप सारी चीजें जो आपको समझ में आ गई होंगी। ये अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो भी टेंशन मत लेना, ठीक है, आगे जाके आ जाएगा। लिखो आप इसके बारे में थोड़ा सा, लॉ ऑफ द लैंड के बारे में लिखो, ये टेबल बना लेना एज इट इज ही, और उसके बाद लिखो ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड लॉज, ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड लॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ये जो यहां पे लिखवा रहा हूं ना, इनको अपनी आप इंट्रोडक्शंस जो है वहां पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड लॉज Constitution is the supreme and fundamental law of the land। और कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका बेसिकली जो फंडामेंटल जो आपको राइट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं, अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है वो कर रहा है, बाधित कर रहा है, या आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, तो वो जो लॉ होगा वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड जो है वो हो जाएगा, ठीक है। आगे जाके बहुत से एग्जांपल्स बताऊंगा इनके, जब फंडामेंटल राइट्स करेंगे ना तब करेंगे। तो ऑफ ऑल अदर लॉज, सॉरी, ऑल अदर लॉज आर inferior to the constitution, and any law to be legally valid, has to conform to the constitution, that is law violating the constitution can be declared invalid, ब्रैकेट में लिखो null and void। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो लैंग्वेज यूज की हुई है वो null and void वाली की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड। Constitution is the organic law of the land, that is, it is the life-giving law. Next point लिखो, Constitution enjoy special legal sanctity. While all other laws enjoy legal sanctity. Sanctity की स्पेलिंग लिख लो, SANCTITY, sanctity, SANCTITY। Constitution enjoys special legal sanctity while all other laws enjoy legal sanctity till the time they are in line with Constitution. Full stop. Next point, Constitution defines the legal relationship. Between people and the government, and it is clearly mentioned in the Constitution that it derives its power from the people of India। ये जो हमारा प्रीएम्बल है ना, उसमें स्पेशली इस चीज का मेंशन दिया हुआ है कि जो क्योंकि ये स्टार्ट ही ऐसे होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर कहां से डिराइव करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है प्री में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी पावर कहां से डिराइव करता है, वो क्वेश्चन जो पावर जो है वो डिराइव करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पीपल ऑफ जो इंडिया है वहां से डिराइव करता है। Constitution derive its power from the people of India, full stop, that is people of India are the source of authority
the source of authority of the constitution, of the constitution. Next point, constitution assigns the power, constitution assigns the power to the government, to the government and to the governed, and to the governed, and also describe the method, and also describes the method or procedure in which power is to be exercised, power is to be exercised. Next point, constitution inter alia, constitution inter alia, that is among other things, delimits and distributes the power between the organ of the state, the organs of the state, on one hand, and powers between union government, and provinces on other, Next लिखो, constitution establish the main organs of the state, state पे अंडरलाइन लगाओ, स्टेट के बारे में कुछ लिखवाना है मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से. Constitution establish the main organs of the state, that is legislature, executive, and judiciary, legislature, executive and judiciary, full stop नहीं, कॉलन डालो, कॉलन होता है आपका ये, सॉरी सेमीकॉलन, इसको सेमीकॉलन कहते हैं. सेमीकॉलन, हाँ, डिफाइंस देयर पावर, सेमीकॉलन, demarcates their responsibilities, defines their power, then semicolon, and then demarcates their responsibilities, semicolon, regulate their relationship with each other and with the people. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि ये डिफाइन करता है मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट को. ठीक है, तो मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट कौन कौन से, ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. ठीक है, तो ये आपके मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है. ठीक है, अब स्टेट जो है वो किस तरीके से डिफाइन होती है या स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया है. ठीक है, तो बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड. ठीक है, तो वहां पे लिखो कि समझ लो इस चीज को कि जो स्टेट जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो एक बंदे ने दी है जिनका नाम है जेम्स गार्नर. ठीक है, तो उन्होंने बोला है जो स्टेट जो है वो चार चीजों से मिलके बनती है. ठीक है, कोई भी देश जो है वो 4 चीजों से मिलके बनेगा. किन्होंने बोला है ये बात, जेम्स गार्नर ने. तो उन्होंने क्या बोला है कि जो स्टेट होगी इसको गार्नर्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट कहते हैं, गार्नर्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट. तो वो कहते हैं कि जो आपकी स्टेट है वो 4 चीजों से मिलके बनेगी. कौन कौन सी है वो 4 चीजें? सबसे पहला है स्टेट, अगर कोई भी स्टेट होनी चाहिए, स्टेट अगर कोई भी देश अगर आप बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले उसके पास अपनी एक टेरिटरी होनी चाहिए, टेरिटरी, TORY. ठीक है, एक उसकी टेरिटरी होनी चाहिए. नेक्स्ट, उस टेरिटरी में पॉपुलेशन भी तो होनी चाहिए. अगर लोग ही नहीं होंगे
तो देश कैसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन है, उसके पास अपनी टेरिटरी है, तो उसके पास अपनी सॉवरेनिटी भी होनी चाहिए। सॉवरेन, सॉवरेनिटी, ठीक है। तो देश के पास जो अपनी सॉवरेनिटी होनी चाहिए। सॉवरेनिटी होनी चाहिए का मतलब ये होता है कि वो जो देश जो हो वो अपने फैसले खुद ले सके, ठीक है। वो सॉवरेन, वो अपने फैसले खुद ले सके, किसी के दबाव में वो अपने फैसले ना ले, और उस देश के ऊपर उसी देश के लोग जो है वो राज कर रहे हो, कोई बाहर देश वाला आके उसके ऊपर राज ना कर रहा हो, ठीक है। तो ये होता है मतलब सॉवरेनिटी का। चौथी चीज जो चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए। अब देश को चलाना है तो उसके लिए एक गवर्नमेंट भी जो है वो चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये गार्डनर ने दिया था, गार्डनर कंसेप्ट ऑफ स्टेट। उसमें वो कहते हैं कि जो आपकी ये जो स्टेट है, ये जो गवर्न होगी इसके द्वारा, क्या कहते हैं, आपके लोगों के द्वारा, सॉरी, गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को जो है गवर्न करेगी। जो स्टेट होगी वो कंसिस्ट होगी पॉपुलेशन से, सॉवरेनिटी से, सॉरी पॉपुलेशन से और टेरिटरी से, और वो जो स्टेट होनी चाहिए वो सॉवरेन होनी चाहिए, और उसको जो गवर्न करनी चाहिए वो उस देश की गवर्नमेंट जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। अब जेम्स गार्डनर का स्टेट का कंसेप्ट लिख लो। ये पहले ये टेबल बना लेना, ठीक है, और साथ में ये लिख लो गार्डनर्स कंसेप्ट ऑफ स्टेट। गार्डनर्स कंसेप्ट ऑफ स्टेट तो लिखो, अकॉर्डिंग टू जेम्स गार्डनर स्टेट इज अ community of persons, comma, more or less numerous, 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 comma, permanently occupying a definite portion of territory, comma, independent or nearly so of external control and processing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual, habitual, habitual obedience, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन थी जो गार्डनर ने दी थी, ठीक है, जेम्स गार्डनर ने। आपको सवाल जो है वो ये पूछा जाएगा कि गार्डनर के अकॉर्डिंग स्टेट के कितने पार्ट्स होते हैं, या स्टेट किन 4 पार्ट से मिलकर बनी होती है, या स्टेट कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है, ठीक है, 3, 4, 5, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि स्टेट का कंसेप्ट जो है वो गार्डनर दिया है। गार्डनर ने ये बोला है कि गार्डनर जो स्टेट होती है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका टेरिटरी, सेकंड होती है पॉपुलेशन, थर्ड होती है सॉवरेनिटी, चौथी होती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो है ये आपका पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट था, वो मैंने आज के टॉपिक से रिलेटेड था वो मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट जो है वो आज करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे। लिखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वो है आपका इससे रिलेटेड जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ना, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। उसका मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कि जो आपके जो तीनों जो ये है ना, एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आपस में इनमें सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। लेकिन जो हमारा इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट चलता है वो चलता है सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिस पे, सॉरी चेक्स एंड बैलेंसेस के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूं। 3 आपके पार्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ठीक है, कि 3 पार्ट्स हैं आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी।
ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगे। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी, लेजिस्लेचर इसके काम में वो दखल नहीं देगी। ठीक है, मतलब तीनों जो है आपस में इंडिपेंडेंट जो है अपना अपना काम जो है वो करते रहेंगे। आपस में इन्होंने अपने काम जो है वो बांटे हुए होंगे ऑलरेडी, और आपस में ही अपना अपना इंडिपेंडेंटली काम जो है वो करते रहेंगे। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है वो है चेक्स एंड बैलेंसेस का। ये है आपकी लेजिस्लेचर, ये है आपकी एग्जीक्यूटिव और ये है आपकी जुडिशियल। ठीक है, अब ये आपस में एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट क्यों रखा गया है इनको, ताकि किसी एक इंसान के पास पावर्स जो है वो ज्यादा ना आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे कौन होंगे, एमपीज प्लस एमएलएज। ठीक है, अगर स्टेट की है तो एमएलएज होंगे, और वो है तो सेंटर की है तो आपके एमपीज होंगे। ठीक है, इसमें कौन से होंगे, आपके मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, जो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं वो आपके एमपीज ही होते हैं, मतलब एमपीज को ही मिनिस्टर जो है सेंटर का बनाया जाता है। जो स्टेट में बनते हैं जो मिनिस्टर्स वो होते हैं आपके एमएलएस। ठीक है, जो इसके क्या कहते हैं आपके सीएम के ज्यादा करीब होता है उसको मिनिस्टर जो है, कोई ना कोई मिनिस्टर जो है वो आपको बना दिया जाता है। सेम गोज फॉर आपका यहाँ पे, जो पीएम के ज्यादा करीब होगा उसको कोई ना कोई मिनिस्टर जो है वो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप होते हैं आपके मिनिस्टर्स, दूसरे आपके होते हैं यहाँ पे सीएम और पीएम। ठीक है, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तीसरे यहाँ पे कौन होते हैं, प्रेसिडेंट और आपके वो गवर्नर। ठीक है, और लोग भी होते हैं, वो आगे जाके धीरे धीरे जब करेंगे वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कौन होते हैं आपके जजेस। आप तीनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल कैसे रखते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, मान लो सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस की जो संख्या है वो बढ़ानी है, तो वो कौन बढ़ाएगा, उसके ऊपर रूल पहले लाया जाएगा। वो रूल कौन लेके आएगा, लेजिस्लेचर में वो रूल जब पास होगा तभी इनकी संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है या कम की जा सकती है। ठीक है, तो ये चेक एंड बैलेंसेस रख रहा है इसके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। अब जुडिशरी इसके ऊपर कैसे चेक एंड बैलेंसेस जो है वो रखता है। मान लो लेजिस्लेचर ने कोई भी रूल जो है वो पास किया, तो जो आपका जुडिशरी होगी ये क्या करेगी, उस रूल को देखेगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है वो रूल कहीं पे। ठीक है, तो वो जो है वो इस चीज को नोट डाउन करेगी। तो ये इसके ऊपर जो है चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो रख रहा है। अब देखते हैं ये इनके ऊपर कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। तो जो आपके ये एमपीज होते हैं यही इसमें जाते हैं एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो अगर आपको एग्जीक्यूटिव में जाना है सबसे पहले आपको एमपी होना पड़ेगा या एमएलए होना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। तो ये जो आपकी एग्जीक्यूटिव है बेसिकली वो लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आपको एग्जीक्यूटिव में आना है तो आपको लेजिस्लेशन में पहले आना पड़ेगा। दूसरा, कोई भी लॉ जो है ये जो प्रपोज करते हैं, जो लॉ प्रपोज किया जाता है वो जनरली इनके द्वारा किया जाता है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। उस लॉ का जो लॉ का जो प्रपोजल है वो यहाँ पे लाया जाता है, फिर यहाँ पे इसको लॉ बनाने की प्रक्रिया जो है यहाँ पे शुरू हो जाती है। उसके अलावा मान लो अगर इनको कोई लॉ बनाना है तो इनको पहले लेजिस्लेचर से पास करवाना होगा। ठीक है, तो अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ से इसकी लेजिस्लेशन की मदद जो है इनको, इन दोनों को चाहिए। तो दोनों आपस में डिपेंडेंट है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो रख रहे हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव जो है वो जजेस को किस तरीके से जजेस के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो रखता है। आपके यहाँ पे होते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, तो जो आपका जो इनकी अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो किनके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस किनके ऊपर हो गया, इनके ऊपर। उसके अलावा किसी जज को रिमूव करना है तो वो भी जो बिल है या प्रावधान है वो यहाँ पे पहले लेजिस्लेचर में लाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस दोबारा से रख रहे हैं। ठीक है, किसी भी जज को अपॉइंट करना है तो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, तो वो इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हो गया। अब ये कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई लॉ लेके आ रहे हैं, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आ रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है उसकी लीगैलिटी जो है वो चेक कौन करेगी, आपकी जुडिशरी करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे अपने एक दूसरे के ऊपर जो है चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो यही जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसी से आपका ये जो आएगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के सामने आता है। तो लिखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, इट इज अ कंसेप्ट of limited state. It is a concept of limited state wherein the power, comma authority, comma functions, comma relations are predefined, and the rights as well as duties have been elaborated so that the various organs
and institution seldom find themselves in a situation of conflict of सारा दोबारा रिपीट कर रहा हूं. It is a concept of limited state wherein the power, authority, functions, relations are predefined, and the rights as well as duties have been elaborated so that various organs and institutions seldom find themselves in a situation of conflict. And if ever such situation arises, then the Constitution itself describe the mechanism to resolve the conflict through constitutional or extra constitutional body ठीक है. तो ये जो सेपरेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था ना, ये मोंटेस्क के द्वारा दिया गया है. ठीक है, तो लिख लो, ये भी आपका उसका पार्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो पार्ट है कि सबके जो ये होगा, सबके जो फंक्शंस होंगे, ठीक है, सबकी जो पावर्स होंगी, सबकी अथॉरिटी होगी और जो सबकी जो रिलेशंस जो होगी वो प्री डिफाइन कर दी गई है. ठीक है, और वो जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है, जो इनके जो इंडिपेंडेंट फंक्शंस जो है, उन सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो बात करता है वो मोंटेस्क करता है. ठीक है, तो लिख लो, स्टार मार्क करके एक साइड पे लिख लो, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज गिवन बाय मोंटेस्क, MONTESQUIEU. नेक्स्ट एक और स्टार मार्क करके लिख लो चीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म LIBERALISM liberalism was given by John Locke, JOHN John LOCKE Locke. ब्रैकेट में लिखो, he is also known as father of liberalism. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इसी में यही जो आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो लिख रहे हो, इसी में आगे कंटिन्यू करो. लिखो, द कंसेप्ट इज दैट दिस कंसेप्ट इज दैट ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम governed by or under the constitution that ordains essentially limited government and rule of law as opposed to arbitrary arbitrary rule of state, full stop. Next point, the idea of constitutionalism, spelling लिख लो, CONS, TITUTA, constitution, TIONLAISM, constitutionalism. दोबारा लिखो, TIONALISM, constitutionalism. CONSTITUTIONALISM, constitutionalism. हाँ, तो पॉइंट हमारा ये था, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज यूजुअली दैट ऑफ putting legal limits on the power and quality of the state. ठीक है, तो किस तरीके से उनके ऊपर जो लिमिट जो है वो हम लगा रहे हैं, उसी चीज को कहते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ठीक है, तो बेसिकली किसी एक इंसान के पास जो है पावर जो है इकट्ठी ना हो जाए, उस पावर्स को जो है वो डिवाइड किया हुआ है. ठीक है,
ऑल ओवर द वर्ल्ड या बेसिकली आपका जो यूएसए है उसमें किस तरीके से चलता है कि उसमें सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का है। मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि पावर इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, पावर को बांट के रखो, ठीक है। एक बंदे के पास पावर इकट्ठी हो जाएगी, उसका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं वाहिया डिसीजन जो है वो लेगा और जो है जो आपकी जो वो जो है देश जो है वो तब्दील हो जाएगा तानाशाह में, ठीक है। वो चीज ना हो उसके लिए सेपरेशन ऑफ पावर चाहिए ताकि किसी एक तबके के पास जो पावर ज्यादा ना आ जाए, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स पे यकीन करता है, लेकिन उसी के साथ वो एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने पे भी यकीन करता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होगा कि ये इसके काम में दखल ही नहीं देगा, ठीक है। ये अलग होगा, ये अलग होगा, वो अलग होगा, ठीक है। इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है कि पावर जो है उसको लिमिट करके रखना है, लेकिन उसके ऊपर क्या करो, चेक्स एंड बैलेंसेस रख लो आप लोग, ठीक है। इसको क्या करो कि ये इसकी पावर्स को चेक एंड बैलेंस करता रहे, ये इसकी पावर्स को चेक एंड बैलेंस करता रहे, ये इसके साथ करता रहे, ये इसके साथ करता रहे, ये इसके साथ करता रहे और ये इसके साथ करता रहे, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ठीक है, या इंडिया के चेक्स एंड बैलेंसेस का, कि वो पावर को एक जगह पे इकट्ठी ना होने दे, ठीक है। तो यही था आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। ये इसी के साथ आपका जो है जो आपका मेंस वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मेंस के हमने दो टॉपिक जो है आज कवर किए। सबसे पहले हमने कवर किया लॉ ऑफ द लैंड, सेकंड हमने कवर किया आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। थर्ड लिखो अपना जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स जो है वो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। जो अभी जो आपको करवाने जा रहा हूँ ना, इसके नोट्स को आपको मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ स्टोरी सुननी है, ठीक है। तो स्टोरी हमारी ऐसे चलती है कि जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग डाल दो और जो स्टोरी है उसको मोटा मोटा स्टोरी को लिखते रहना। जो आपको पढ़ने वाला है ना वो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं, ठीक है। तो स्टोरी सुन लो अभी फिलहाल के लिए बस। नोट्स इसके आपको कैसे बनाने हैं वो भी बता देता हूं। स्टोरी में आपको सुनाऊंगा, इसको ना अपनी लैंग्वेज में स्टोरी को लिख लेना, ठीक है। और जो मैं चार्ट्स वगैरह बनाता रहूंगा वो भी साथ में बनाते रहना। और जो छोटा ही टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। और उसके अलावा जो मैं आपको नोट्स भेजे हैं उसमें से अगर आपको कुछ लगे कि हाँ ये आपसे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको नोट डाउन कर देना, ठीक है। जो जो पूछने वाला होगा ना, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता भी जाऊंगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। जब अपने नोट्स पढ़ोगे उसमें से नोट डाउन करना है, ठीक है। जो बताऊंगा वैसे नोट डाउन मत करना, ठीक है। तो होता क्या है कि 1934 में पहली बार जो है आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है आइडिया जो है वो 1934 में दिया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ये था कि वो असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, ठीक है। मतलब वो चाहते थे कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद बनाए, तो उस वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए थी, ठीक है। उस असेंबली को गठित करने की जो पहली बार बात की जाती है वो 1934 में की जाती है। असल में ये लिखवा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि ये चीजें जो है ये मैंने दोबारा आपको लिखवानी है जब हिस्ट्री करवाऊंगा, ठीक है। वहां पे ये सारी बातें जो है फिर वहां पे आती हैं। असल में यहाँ पे ये सेम आपको कॉन्सेप्ट चलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली आपको जो आपका ये होता है ना लिंक करके पढ़ना होता है। मैं इसको जो एग्जैक्ट टर्म होती है वो मैं भूल गया इसके लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो ये असल में जो आपकी ये जो हिस्ट्री चलती है ना, जैसे जो मैंने आपकी पहली 3 क्लासेस लगाई वो मैंने आपको हिस्ट्री के साथ लिंक करके लगवाई थी, ठीक है। उसका रीजन ये था क्योंकि वो पार्ट भी जो होता है वो आपका हिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। तो लेकिन उसको पॉलिटी के सिलेबस में आपको यहाँ पे डाल दिया गया है क्योंकि उसमें एक्ट्स वगैरह थे, वो इस वजह से उसको उठा के यहाँ पे डाल दिया। असल में वो चीजें जो होती हैं वो हिस्ट्री में कवर करनी होती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले वो हिस्ट्री वाली स्टोरी सुनाई थी। वापस आते हैं यहाँ पे। तो 1934 में क्या होता है कि आपका ये जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो सबसे पहले लाया जाता है, ठीक है। तो ये आइडिया जो है फॉरवर्ड करने वाले कौन थे, एम.एन. रॉय, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एम.एन. रॉय ने 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया था वो उसको सबसे पहले पुट फॉरवर्ड जो है वो किया था, ठीक है। देन 1935 में क्या होता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है वो सबसे पहले डिमांड कर देती है। अब मैंने आपको करवाया था ना कि हाँ आपका जो है हिस्ट्री जो है पहले कवर नहीं हुई है, ठीक है। तो जब हिस्ट्री करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये था आपका जो हर साल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन जो है वो हर साल दिसंबर में हुआ करता था, ठीक है। दिसंबर के लास्ट के कुछ दिनों में स्पेशली 27, 28, 29, ठीक है। हाँ लास्ट के 5-6 दिन जो है ये असेंबली जो है वो चलती थी, वहीं पे वो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे और जो अगले साल जो कुछ भी उन्होंने करना है वो वहां पे डिस्कशन हुआ करती थी, ठीक है। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग होती है उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हम अपनी जो ये है आपकी
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये 1935 में पहली बार डिस्कस होता है। 1938 में क्या होता है कि जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनेगा वो फ्री एंड फेयर बनेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनाएंगे वो इंडियंस ही बनाएंगे और इंडियंस के लिए ही बना जाएगा, इसमें किसी भी तरीके की हम फॉरेन हेल्प जो है वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो यही रीजन था कि सबसे पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये डिमांड जो होती है आगे जाके फुलफिल कब होती है, 1940 में, ठीक है। तो अब ये चार्ट बना लो एक, 1934 में एम.एन. रॉय बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। 1935 में जो नेहरू हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी देयर, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो होनी चाहिए। 1940 में अगस्त ऑफर आता है, अगस्त ऑफर जो ये कह देता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तुम लोग बना लो, ठीक है। तो ये जो है 1940 में जो अगस्त ऑफर आता है वो कहता है, एक्सेप्ट कर लेता है इनकी डिमांड कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो हम बनाने दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जब बनाना इनको देना शुरू कर देते हैं, उसी बीच में धीरे धीरे जो चीजें जो है वो आगे बढ़ती हैं। और 1946 में पहली बार क्या होता है कि नवंबर 1946 में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है 1946 नवंबर, वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनके रेडी हो जाती है, ठीक है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बनके रेडी हो गई थी। अब इसमें क्या था, कितने मेंबर्स जो थे वो सारी आपकी वो कहानी जो है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इतनी चीजें पहले नोट कर लो कि 34 में एम.एन. रॉय बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, 35 में नेहरू कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। 40 में क्या होता है, अगस्त ऑफर आता है तो वो कहते हैं जाओ बना लो, अंग्रेज कहते हैं जाओ बना लो। 46 में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनके रेडी हो जाती है। पहले इलेक्शंस वगैरह होंगे ना, तो उसके बाद ही ये सब बनेगा। तो वो इलेक्शंस के द्वारा लोग जो है वो चुन के आते हैं। वो किस तरीके से चुन के आते हैं वो स्टोरी सुनो। तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, ठीक है। टोटल मेंबर्स कितने थे, 389, जिनमें से 296 मेंबर्स जो थे, 296 मेंबर्स ये कौन थे, वर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, ये ब्रिटिश इंडिया में से थे। 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स में से थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट्स का मतलब समझो, ब्रिटिश इंडिया में कौन लोग आते थे, जहां पे ब्रिटिश खुद से राज कर रहे थे, ठीक है। अब कुछ देश बीच में ऐसे भी थे जहां पे प्रिंसेस का राज जो था वो अब भी था, ठीक है। इस स्टोरी को ऐसे समझो, अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो होता क्या था कि जो भी राजा होता था जिसके बच्चा नहीं होता था उसका जो साम्राज्य था वो हथियार लेते थे अंग्रेज, ठीक है। उसके अलावा कुछ राजाओं ने खुद ही अंग्रेजों को अपना हथियार दे दिया, ठीक है। लड़ाइयां करते रहे, आपस में लड़ते लड़ते मर गए। कुछ राजा बचे हुए थे जो अभी भी जिनका जो राज्य था अंग्रेजों के पास नहीं गया था, जिनके पास अपने वारिस हुआ करते थे, वो अपनी जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको एज इट इज ही चलाते रहे। मीनवाइल क्या हो गया, 1857 का रिवोल्ट हो गया, ठीक है। अंग्रेजी शासन खत्म हो गया, क्राउन का राज शुरू हो गया। बेसिकली शासन तो नहीं खत्म हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था वो खत्म हो गया था, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया था। अब क्या हुआ, 1987 के बाद जो क्वीन है वो राज करने लगी, या क्राउन जो है वो राज करने लग गया, ठीक है। तो जो प्रिंसली स्टेट्स तब तक बच गए, फिर वो बच गए, ठीक है। फिर वो खुद ही उसके ऊपर राज करने लगे, ठीक है। प्रिंसली के स्पेलिंग गलत है, PRINCELY, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो ये लोग राज करने लगे। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे इतनी जगह पे इलेक्शन करवाए जाएंगे जो ब्रिटिश के राज में था, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1940 में अगस्त ऑफर आया था। उन्होंने कहा कि चलो तुम इलेक्शंस करवाओ, ठीक है, उसके बाद तुम्हें जो है आजादी भी दे देंगे, आजादी देख लेंगे देनी है नहीं देनी, और क्या कहते हैं तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलो बना लो तब तक, ठीक है। लेकिन उससे पहले जीत के तो आओ इलेक्शंस, ठीक है। तो ये 296 वहां पे इलेक्शंस हुए थे। जो ये लोग थे ना, इनको जो है ये आपका जो राजे थे ना, वही अपने ये 93 प्रिंसेस जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो बनी थी प्रिंसली स्टेट्स में, वहां से 93 मेंबर्स जो थे इनके ऊपर कोई इलेक्शंस नहीं हुए थे, ठीक है। तो इनको एज इट इज ही जो उनके राजा वगैरह थे उन्होंने एज इट इज ही चुन के भेज दिया था, ठीक है। इसके ऊपर ना बहुत सी दो अच्छी सीरीज बनी हुई है। एक है प्रधानमंत्री सीरीज, और आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी है संविधान सीरीज, ठीक है। वो आई थिंक उसके मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसके कितने एपिसोड्स हैं, लेकिन उसमें वो सारी कहानी बताई हुई कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से बनता है, ठीक है। लेकिन
लेकिन बात ये है कि वो एक एक डेढ़ घंटे का एक एपिसोड है, और अगर मैं गलत नहीं हूं या तो उसके 10 एपिसोड्स हैं या फिर उसके 46 एपिसोड्स हैं, ठीक है। तो मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन वो सिर्फ एक चैप्टर जो है आपका वो डिफाइन करेंगी, ये जो मैं आपको 10-15 मिनट में करवाने जा रहा हूं, ठीक है। तो होता क्या है कि यहां से ये जो मेंबर्स जो है दोनों ये आते हैं, मतलब ये प्रिंसली स्टेट से आएंगे 93 और 296 जो है ये आपके ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इन 296 में से भी डिवीजन होगी, ठीक है। इसमें से भी जो 292 मेंबर्स जो होंगे, 292 मेंबर्स ये जो थे, और ये थे बच्चे आपके 4 मेंबर्स। जो ये 292 मेंबर्स जो थे ये आपके चुन के आए थे वहां से, क्या कहते हैं, ड्रॉन फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस, ठीक है। 11 गवर्नर प्रोविंसेस से ये लोग जो है चुन के आए थे, ठीक है। यहां पे साथ में लिख लेना 11 गवर्नर प्रोविंसेस। और जो ये लोग जो है ये जो आपके चुन के आए थे ये आए थे कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है, कमिश्नर्स प्रोविंसेस, ठीक है। ये आए थे आपके गवर्नर प्रोविंसेस और ये कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है। ये 4 कमिश्नर प्रोविंसेस थी, वहां से 4 मेंबर्स आए थे, और ये जो थे ये गवर्नर प्रोविंसेस से आए थे, ये 11 थे, ठीक है। 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी। इनके नाम जो है वो आपके नोट्स में मेंशन है, ठीक है। जहां पे नोट्स एंड रेफरेंसेस दिया हुआ है वहां पे गवर्नर प्रोविंसेस के नाम लिखे हुए हैं। फिर भी आपको लिखने हैं तो लिख लो। इट इंक्लूड्स मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, पहला मद्रास, दूसरा बॉम्बे, तीसरा यूपी, चौथा बिहार, पांचवा सेंट्रल प्रोविंसेस, छठा उड़ीसा, सातवां पंजाब, आठवां एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, और देन आपका सिंध, बंगाल और असम, ठीक है। तो ये जो थे ये आपके 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे। 4 कमिश्नर प्रोविंसेस वो कौन कौन से थे, वो थे आपके क्या कहते हैं, दिल्ली, अजमेर, कौड़ और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। तो ये 4 लोग तो जो थे ये वहां से चुन के आए थे, ठीक है। तो 296 ये हो गए और 93 ये हो गए। इनको क्या हुआ था, इनको लोगों द्वारा चुना गया था, ठीक है। इन सबको लोगों द्वारा, 296 को लोगों द्वारा चुना गया था, इनको राजाओं द्वारा चुन के असेंबली में भेज दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या था कि ये जो यहाँ पे जो सीट्स एलोकेट हुई थी ना, जो यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे वो किस तरीके से हुए थे, वो इलेक्शंस जो थे वो इस तरीके से हुए थे कि सिख, मुस्लिम और जो जनरल थे, ठीक है। जनरल में सब आते थे सिवाय सिख और मुस्लिम्स के, ठीक है। तो इन 3 लोगों में जो है प्रोपोर्शन में इनको बांट दिया गया था। मान लो यहाँ पे 296 हम 300 मान के चलते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 300 सीट्स हैं, ठीक है। तो उसमें सिखों की पॉपुलेशन मान लो, टोटल पॉपुलेशन है आपकी 3 लाख, ठीक है। हाइपोथेटिकली मान के चलिए 3 लाख है, और ये जो आपकी ये है 300 सीटें हैं, ठीक है। इन 3 लाख में से 1.5 लाख लोग जो है वो जनरल है, और जो 1.5 लाख है वो है आपके सिख प्लस मुस्लिम्स, ठीक है। तो 1.5 लाख का हाफ कर लो, आई थिंक 75 बन जाएगा, ठीक है। 75 के इतना ही बनना चाहिए, हाँ इतना ही बनेगा, ठीक है। तो 75,000 जो है वो आपके सिख है, 75,000 ही आपके मुस्लिम है, और 1.5 लाख जो है वो जनरल है। जनरल में सब आ जाते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियंस वगैरह वगैरह सब मिला के जनरल में आ जाते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट, जैन, हिंदूज, ठीक है, सब कुछ आपके इसमें आ गए। अब ये जो 300 सीटों की एलोकेशन होगी वो किस तरीके से होगी, जो 300 सीटें है ना, अब उसको प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा। किसकी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, आपकी पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। तो पॉपुलेशन में कितने, आधे लोग कौन से, जनरल। तो इसमें से 150 सीटें वो सीधी जनरल के पास चली जाएंगी, और ये जो 150 सीटें हैं ये इनकी प्रोपोर्शन पे डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। अगर सिख जो है वो 75, मतलब आधे सिख थे आधे मुस्लिम थे, तो उसी अकॉर्डिंग जो 150 का भाव कर लो 75 सीट जो है वो आपको सिखों को मिल जाएगी, और 75 जो थी वो मुस्लिम्स को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सीट्स की डिवीजन जो है वो इस तरीके से हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। तो सेम ये जो 296 सीट्स जो थी वो तीनों में पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर डिवाइड की गई थी। उसके अलावा एक चीज और यहाँ पे थी, सबको वोटिंग देने का अधिकार नहीं मिला था, ठीक है। वोटिंग वही दे सकता था जो पर्टिकुलर अमाउंट का टैक्स जो है वो पे करता हूँ। आई थिंक ये स्टोरी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताई हुई है। पर्टिकुलर अमाउंट में टैक्स जो है वो पे करता हूँ, इतने अमाउंट ऑफ जमीन हो उसके पास, इतनी स्टडी जो है उसने की गई हो, ठीक है, उन्हीं लोगों को जो है वोट देने का अधिकार उसमें दिया गया था। एक प्रोविजन यहाँ पे और थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनको डिवाइड किया गया था, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर्स जो है वो खड़े हुए थे। तो मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक सिख मेंबर को खड़ा कर दिया, एक मुस्लिम मेंबर को खड़ा कर दिया, ठीक है। अब क्या था कि यहाँ के जो सिख वाले जो लोग हैं ना, जो सिख लोग हैं
वो सिख मेंबर को ही वोट डाल सकते थे, मुस्लिम मेंबर को वोट वो नहीं डाल सकते थे। सेम गोज फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मुस्लिम वोटर को ही वोट डाल सकते थे, मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट डाल सकते थे वो वोटर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिख को वोट डाल सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपके इलेक्शन जो है इस तरीके से हुए और फाइनली ये 296 मेंबर जो हैं ब्रिटिश इंडिया से चुन के आए। 93 मेंबर जो है इनको नॉमिनेट किया गया इनके प्रिंसेस के द्वारा, कुछ प्रिंसेस खुद आ गए, जैसे महारानी 2-3 जो आपकी राजकुमारियां जो है वो खुद आएंगी यहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जब वो सीरियल देखोगे तो वहां पे पता चल जाएगा, अदरवाइज मैं मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं पे आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, हिस्ट्री में बताऊंगा आपको, स्पेशली यहाँ पे नहीं आएगा वो। तो ये जो है ये चुन के पहुंच जाते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो फाइनली क्या होता है कि इनकी जो पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को इनकी पहली मीटिंग जो है वो होती है, ठीक है। तो लेकिन इसमें अब ये जो वोटिंग हुई थी अब बीच में इसमें कुछ लोग जो थे कांग्रेस से थे, कुछ आपके मुस्लिम लीग में से थे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन्होंने शुरू में इसको बायकॉट किया, वो कहते कि हम ये मीटिंग जो है वो अटेंड नहीं करेंगे। तो उन्होंने पहले मीटिंग जो है वो अटेंड नहीं की, क्योंकि ये चाहते थे कि अलग से पाकिस्तान बन जाए और हम वहां पे जाके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा तो बना लेंगे, अदरवाइज हम जो है हमें अपना एक अलग देश जो है वो चाहिए। पाकिस्तान की डिमांड ये कर रहे थे मुस्लिम लीग बहुत टाइम से, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे पहले पार्टिसिपेट करने को मना कर दिया। खैर असेंबली यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, नाम लिख लो, इनका पूछ लिया जाता है। तो इसमें ये जो मीटिंग अटेंड की थी इसमें टोटल 389 मेंबर जो है वो होने चाहिए थे, लेकिन इस मीटिंग में पहले तो प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट करने से भी ये भी मना कर देते कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इनको ये था कि अगर देश जो है वो बन जाएगा, सरकार चलाने लगेगी देश, तो हमारी कौन मानेगा, ठीक है। इस वजह से प्रिंसेस ने भी पहले वो करने से मना कर दिया। फिर वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने बहुत सा काम किया, प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा किया, ठीक है। तो वो जो काम था वो वल्लभ भाई पटेल जो है वो साथ साथ करते रहे। तो इनको बाद में मनाया जाएगा, ये भी बाद में धीरे धीरे ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है आपके टोटल मेंबर उस टाइम पे आए थे सिर्फ 211 मेंबर्स जो हैं, उन्होंने ये असेंबली जो है उसको ज्वाइन किया था। बाद में धीरे धीरे जो आपकी मुस्लिम लीग होगी वो दोबारा से ज्वाइन कर लेगी और फिर दोबारा से वापस भी हो जाएगी कि हमें नहीं करना है। वो उसका रीजन ये होगा कि पाकिस्तान तब तक बन जाएगा, ठीक है। तो हाँ, जो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनको बनाया गया क्योंकि ये सीनियर मोस्ट मेंबर थे, सबसे एज्ड पर्सन जो थे वो ये थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनको बनाया जाता है उसका चेयरमैन, लेकिन ये एक ही दिन के लिए बनते हैं। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको चेयरमैन जो है, प्रेसिडेंट जो है वो बना दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। तो 11 दिसंबर को 9 को ये पहली मीटिंग होती है और यहाँ पे 211 मेंबर्स आते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है बना दिया जाता है उसका प्रेसिडेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 इस दिन जो आपके जो फाइनली जो मेंबर जो होते हैं वो सभी मिलके जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चुन लेते हैं। मतलब बेसिकली डेमोक्रेसी अब शो करनी है ना, तो सभी जो है अपना वोट जो है उसको इनको देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उनकी वोटिंग से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनको आपका चुन लिया जाता है एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो आपके एच.एस. मुखर्जी होते हैं उनको कर दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, असेंबली का। उसके बाद 13 दिसंबर से जो ये जो काम होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है 13 दिसंबर को पास किया जाता है, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या होगा कि ये सारे कानून जो है जितना कुछ भी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी लिखा हुआ है ना उन सब के ऊपर जो है बातें होती है कि किस तरीके से हमारा देश जो है किस तरीके से गवर्न होगा। फंडामेंटल राइट्स की बात लिखी आई जाएगी, देन आपके ये जो है बाकी चीजें जो है वो सारी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। प्रीएम्बल जो है वो लिखा जाएगा, प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड जो है लिबर्टी वगैरह उन सबको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। वो सारी बातें जो है वो शुरू हो जाएंगी आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है बाय डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये इसको करते हैं मूव करते हैं इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इन द असेंबली। 13 दिसंबर 1946 डेट इंपॉर्टेंट है। ये जो डेट्स लिखवा रहा हूं ना ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, इनको डेट्स को याद करना है आपको, ठीक है। देन इस पे ये सारी बातें होती हैं और उसके अलावा बाद में जब फाइनली आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी बातें जो है ये फाइनल जब हो जाती हैं उसके बाद एक ड्राफ्ट असेंबली जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। उस ड्राफ्ट कमेटी जो है ड्राफ्ट कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी का हेड जो है वो बनाया जाता है बाबा साहब अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है उस कमेटी का हेड बनाया जाता है। अब जो सारी ये बातें हुई थी ना उन सब बातों को लिखना था, एक ड्राफ्ट बनाना था, एक बुक बनानी थी। बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो चुका था
यहीं से 13 दिसंबर से, ठीक है। मीटिंग्स वगैरह होनी शुरू हो गई थी। वो मीटिंग्स, जब सारी मीटिंग्स फाइनलाइज हो जाती हैं, फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है कि अब ये सारा जो सारी हमने बातें की हैं, या ये जो अलग अलग बातें करके हम एक पर्चे पे लिखते जा रहे हैं, और तो उस पर्चे को एक साथ इकट्ठा करना था, ठीक है। जो हमारे ये 22 पार्ट्स जो है वो फाइनली बनाए जाते हैं, प्रीएम्बल लिखा जाता है, वो सारी बातें जो है वो सारा जो काम दिया गया वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया गया, ताकि वो जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट कर पाए, ठीक है। तो उनको 111 दिन के आसपास का, 114 दिन का समय जो है वो उनको लगा वो सारा जो ड्राफ्टिंग करने में, ठीक है। और ये जो सारा प्रोसेस था ये लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9-2-11 से इसको याद कर लेना, 9-2-11, ठीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 9 × 2 18, ठीक है। 9-2-11 आपकी वो होती है एक मुहावरा है, ठीक है, हिंदी का, 9-2-11 हो जाना, ठीक है। 9 महीने, सॉरी 9-2-11, हाँ, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, ठीक है। सारा कॉन्स्टिट्यूशन देन फाइनली बन जाता है, और ये बन के जो है ये आपका रेडी हो जाता है। जो इसके भी 3 ड्राफ्ट बनते हैं, ठीक है। मतलब जब पहला ड्राफ्ट बनाया जाता है ना, जब बाबा साहब अम्बेडकर जब इसका पहला ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर उसके ऊपर दोबारा से डिस्कशंस होती हैं कि ये ड्राफ्ट बन के रेडी हुआ है, अब दोबारा इस पे डिस्कशंस करते हैं, फिर उसका सेकंड ड्राफ्ट बनाया जाता है, फिर फाइनली थर्ड ड्राफ्ट बनाया जाता है, जिसके ऊपर सबकी सहमति ऑलरेडी हो चुकी होती है। देन उसके बाद जो आपका थर्ड ड्राफ्ट जो है उसको बनाया जाता है, वो ड्राफ्ट बन के रेडी हो जाता है आपका 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। ये ड्राफ्ट जो है बन के रेडी हो गया था 4 दिसंबर, सॉरी बनके रेडी हो गया था, हाँ, 4 दिसंबर 1948 को। देन इसको फाइनली जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके सामने रखा जाता है, दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन होती है, और सब जो है इसके ऊपर अपनी सहमति जो है वो जता देते हैं, ठीक है। सहमति जताने के बाद जो ड्राफ्ट जो होता है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब इस ड्राफ्ट को पास करना है, ठीक है। सभी अपनी यस जो जब दे देते हैं कि हाँ ये ड्राफ्ट हम मंजूर है हमें ये ड्राफ्ट, वो जो सहमति बनती है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। अब ये सारे जो है अपने जो सिग्नेचर जो है, जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उन पे इन सब लोगों के सिग्नेचर हैं जो उस दिन वहां पे प्रेजेंट थे। उन्होंने वहां पे उस दिन प्रेजेंट थे, 299 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट थे, ठीक है। अब इनमें से कुछ मेंबर जो है ये, क्योंकि सारे 93 इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था, और जो आपकी ये है मुस्लिम लीग उसने भी ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान बन जाता है, ठीक है। अब ये क्योंकि बात है 1949 की, 47 में पाकिस्तान बन गया था, ठीक है। आपका क्या कहते हैं, कुछ सीट्स जो है वो पाकिस्तान में चली गई थी, ठीक है। कुछ जो सीट्स जो है, जो लोग वहां से चुन के आए थे, उनकी सीट जो है वो पाकिस्तान में चली गई थी, तो उन लोगों को पाकिस्तान में जाना पड़ा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो आपके मेंबर्स की जो गिनती थी वो कम हो गई थी। और उस दिन जिस दिन ये बन के फाइनली पास होता है 26 नवंबर 1949 को, उस दिन वहां पे कितने मेंबर प्रेजेंट थे? 299 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट थे। तो उन 299 मेंबर्स ने उसके ऊपर साइन करते हैं, और फाइनली आपका ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको पास कर दिया जाता है। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करवाया जाएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फोर्स में कब से आएगा? 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, 1950, 26 जैन 1950, और इसी डे को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है। तो ये थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी कि किस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना। उसके अलावा जब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो कुछ आर्टिकल्स जो थे उनको उसी दिन से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं, जैसे जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसको क्या कहते हैं, जो ये अडॉप्ट करता है 22 जून 1947 को, ये अपना नेशनल फ्लैग जो है उसको अडॉप्ट कर लेता है कि आज से हमारा नेशनल फ्लैग जो है ये होगा। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को ये अपना नेशनल एंथम जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिख दी जाती है। उसके अलावा नेशनल सॉन्ग जो है जनवरी 24, 1950 को उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्ट कर दिया जाता है जनवरी 24, 1950 को, ठीक है। और फाइनली 26 जैन 1950 को जो आपका ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था उसको फोर्स में ला दिया जाता है कि उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो आज से फोर्स में आ जाएंगी। फोर्स में आ जाएंगी का मतलब क्या है? आज से सबको जो है राइट टू फ्रीडम जो है वो मिल जाएगी आर्टिकल 19 के तहत।
राइट टू इक्वालिटी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। वो सारी बातें जो है वो कब से इंप्लीमेंट होना शुरू हुई, 26 जनवरी 1950 को। इसी वजह से उस दिन को रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है। ये डे 26 जनवरी ही क्यों चूज किया गया, उसके पीछे की कहानी आई थिंक मैं आपको डेमो क्लासेस में बता चुका हूँ। हिस्ट्री आगे दोबारा से बताऊंगा, आज दोबारा बताने जा रहा हूँ। बीच में क्या होता है, जब ये सेशंस वगैरह हो रहे थे ना, तो बीच में नेहरू के दिमाग में कुछ आता है, वो कहते हैं कि 26 जनवरी को हम अपना देश जो है वो आज़ाद कर देंगे। आई थिंक 1935 की बात होगी, ये 35 की होगी या इसी के आसपास कहीं पे बात होगी, 36 या 37, नहीं 37 ही, मे बी 35 हो सकती है। ईयर एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, जब हिस्ट्री करवाएंगे मैं ईयर बता दूंगा कि इस ईयर नेहरू ने ये बात जो है ये कही थी, ठीक है। तो ये नेहरू कहते हैं कि हमारा 26 जनवरी को हमने देश को आजाद घोषित कर देना है, ठीक है, लेकिन वो आजाद होता नहीं है, वो आजाद 47 में जाके होगा, वो भी 15 अगस्त को, ठीक है। अब नेहरू जो है ये बात कह चुके थे, ठीक है। अब नेहरू को क्या था, बात होती है ना थोड़ी सी ईगो पे आ जाती है कि हाँ ये दिन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो जो चीज जो थी वो 26 नवंबर को जो चीज बनके तैयार हो गई थी, लागू हो जानी चाहिए थी, नेहरू ने बोला नहीं, उसको 2 महीने बाद लागू करेंगे, 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे, ठीक है। तो वो दिन जो है उसको रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाएगा। अब क्योंकि नेहरू ऑलरेडी कह चुके थे कि 26 जनवरी को हमारा देश जो है हमें आजाद हो जाएगा, तो उस वजह से उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए या उस दिन को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए नेहरू ने क्या किया, 2 महीने वेट किया और बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो 26 से पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सारी कहानी। कुछ आर्टिकल्स जो थे उनको पहले इंप्लीमेंट कर दिया गया था, वो आपके नोट्स में मैंने आपको सेंड कर दिया गया। जैसे आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, 337, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये 26 नवंबर 1949 से ही पावर में आ गए थे, ठीक है। उसके बाद वाले जितने भी बाकी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो कब पावर में आते हैं, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 इसलिए इंप्लीमेंट करना था क्योंकि ये आर्टिकल होते हैं आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड, ठीक है। और क्योंकि लोग जो है बहुत इधर उधर आ रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान से आ रहे थे, कुछ पाकिस्तान को जा रहे थे, उनको जो है सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड करवानी थी इंडिया की। इस वजह से इस आर्टिकल्स को जो है तभी से इंप्लीमेंट करवाना शुरू कर दिया था 1949 से, ठीक है। क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आपको ज़रूर बताना मुझे। और इसके नोट्स जो है वो मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। अगर कोई बच्चा हमारे ग्रुप में नहीं है, ठीक है, तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे नंबर पे कांटेक्ट करके तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो इस कोर्स के बारे में, ये कोर्स जो है ये आपका तीनों के लिए चलेगा, जुडिशरी, पीपीएससी और यूपीएससी तीनों के लिए सेम कोर्स चलेगा। और इसी कोर्स में आपको क्वेश्चन जो प्री के क्वेश्चन जो है वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो मतलब क्वेश्चन बैंक है हमारा। दो पेपर्स जो है मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ आपको। और उसके अलावा जो मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है इसी उसमें आपको करवाई जाएगी, इसी मॉड्यूल में, ठीक है। स्पेशली पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करवाए जाएंगे। 2016 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस जो आपको आए हैं आपके मेंस में पूछे गए हैं वो मैं आपको एज इट इज डिक्टेट करवाऊंगा, जैसे मैं आपको इसमें करवाता था जो इससे पिछला हमने मॉड्यूल लगाया एएमसी वाला, ठीक है। तो वो जो है वो आपको जो आंसर्स जो है वो मेंस के वो आपको एज इट इज आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। और आपको जब भी आपको क्वेश्चन जो लिखने के लिए दिया जाए आपको अपना आंसर जो है वो मुझे लिख के भेजना है और वो मैं आंसर आपको चेक करके जो भी इसमें गलतियां होगी वो मैं आपको बता दूंगा और उसका जो मॉडल आंसर जो है वो क्या बनना चाहिए था वो भी मैं आपको सेंड कर दिया करूंगा, ठीक है। शुरू की कुछ क्लासेस जो है वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, सबके लिए होंगी शुरू की 2-3 क्लासेस जो है। और इन बिटवीन जैसे पार्लियामेंट वाला टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। तो बीच बीच में अगर जब ऐसे जो टॉपिक्स जो है वो आते रहेंगे तो वो आपको सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अदरवाइज जो आपका जो मेन जो ये टॉपिक जो रहेगा, जो मेन सारा जो मॉड्यूल रहेगा, ये जो है जो शुरू की 2-3 क्लासेस जो है वो सभी के लिए फ्री होंगी, बाकी जो मॉड्यूल होगा वो हमारे सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है। उसके अलावा जो ये जो मैंने आपको बुक्स दिखाई हैं आज, ठीक है, एक हमारी जो बुक है इंस्टीट्यूट वाली वो मैं आपको कल दिखा दूंगा। और इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटीज जो है वो पढ़ते रहने, ठीक है। तो आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके, वो पढ़नी है सबसे पहले। देन एक एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी वाली, ठीक है। बाद में आपको पॉलिटिकल थ्योरी वाली एनसीईआरटी जो है वो पढ़नी है, ठीक है। तो अदरवाइज जो उसमें आता रहेगा वो मैं आपको साथ के साथ कराता रहूँगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी जो है वो खुद से पढ़नी है। और उसके अलावा कुछ भी ऐसा एनसीईआरटी में जो मेंशन है और मैंने आपको नहीं करवाया वो आपको मुझे बताना है, ठीक है।
वैसे अभी तक जो है कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम जो है, इस तरीके का कोई केस जो है वो नहीं आया कि जो आपका एनसीईआरटी में मेंशन हो और हमारी क्लास में वो नहीं करवाया गया हो, ठीक है। फिर भी अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको मुझे बताना है। अगर वो आपके लिए रेलिवेंट होगा तब भी आपको बता दिया जाएगा कि यस आपके लिए रेलिवेंट था, और मैं उस चीज़ को अपने नोट्स में जो है इंक्लूड कर लूँगा, और जब दोबारा से वो क्लास लगाई जाएगी तब वो चीज़ जो है वो आपसे छूटेगी नहीं। और अगर वो चीज़ आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगी तब भी आपको बता दिया जाएगा कि अपना टाइम जो है वो यहाँ पे वेस्ट ना करो आप, और ये चीज़ जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको बता दी जाएगी। उसके अलावा जो हमारा कोर्स है, हाँ, जो आपके जो क्वेश्चन बैंक जो है, ये हम जो हमारा कोर्स है ना वो अलग अलग तरीके से चलता है। जैसे हमारा 1.2 लाख का जो कोर्स होता है ये होता है यूपीएससी का, ठीक है। ये होता है आपका लाइफ टाइम कोर्स, ठीक है। और अगर वन टाइम लेना चाहते तो 72,000, ठीक है, ये है यूपीएससी की। उसी तरीके से 1 लाख जो होती है फीस होती है वो होती है आपकी लाइफ टाइम पीपीएससी की। और लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक आप जो है वो आप हमारे स्टूडेंट रहते हो, ठीक है। और दूसरी है 60K, ये है पीपीएससी की 1 टाइम फी, ठीक है। और उसके अलावा 30K जो है वो जुडिशरी की है, ठीक है। ये जो लाइफ टाइम वाले कोर्सेज हैं इनमें जो है आपको क्वेश्चन बैंक हम खुद से प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक खुद से प्रोवाइड करवाते हैं, और उसके अलावा जो हमारी इंस्टीट्यूशन बुकलेट्स जो हैं वो सारी जो होती हैं वो सबके लिए होती हैं, ठीक है। चाहे कोई वन टाइम स्टूडेंट वन टाइम कोर्स ले रहा हो या फिर लाइफ टाइम कोर्स ले रहा हो, ठीक है। और इसके साथ ये जो कोर्स होता है इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है, ठीक है। चाहे वन टाइम ले लो चाहे लाइफ टाइम वाला ले लो, ठीक है। तो ये जो सारा आपका फी स्ट्रक्चर है वो भी मैंने आपको बता दिया। आपकी क्लास जो थी आपकी वो यहीं तक थी। कल की क्लास में जो है हम कवर करेंगे जो लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर नंबर 3 है, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उनको कवर करेंगे। जैसे इसमें आपके आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है, आपका रिटन अनरिटन, यूनिटरी फेडरल, और एक और होता है रिजिड और फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो कितने तरीके से आपकी क्लासिफिकेशन हो सकती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको जो है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी जो कल वाली जो क्लास होगी वो भी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद वाली क्लासेस जो है वो आप जो हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स जो है, पेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए होगी, ठीक है। तो आज की आपकी क्लास जो थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।